Hello students, we were discussing chapter atoms and molecules of class 9th. तो अभी तक हम लोगों ने डाल्टन्स थ्योरी तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, we will discuss about atom. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एटम्स के बारे में अब हमारा डिस्कशन कंटिन्यू होगा। तो एटम्स बेसिकली क्या है? एटम्स क्या हैं? ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, मतलब कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ। इसका कहने का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर चीज किससे बनी है? एटम्स से बनी है। सपोज ये मार्कर है, एटम से बना है। ये बोर्ड है, एटम से बना है। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटम से बनी है। हाइड्रोजन एटम से बनी है। जो बुक आप पढ़ रहे हैं एटम से बनी है। जो पेन जिससे आप लिख रहे हैं वो भी एटम से बना है। पेन के अंदर जो इंक है उसमें भी एटम्स हैं। मतलब कि हर चीज एटम से बनी है। एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल द मैटर्स। जैसे कि सपोज एक वॉल बनानी है, क्या बनानी है? एक बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या यूज होंगी? ब्रिक्स यूज होती हैं। क्या यूज होती हैं? ब्रिक्स यूज होती है बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना। तो ये हमारी क्या है? ब्रिक्स है, ठीक है। तो ब्रिक्स को समझ लीजिए आप एटम है। तो कोई भी बिल्डिंग किससे बनी है? इन ब्रिक्स से मिलकर बनी है कोई भी बिल्डिंग, है ना। तो इसी तरीके से एटम भी एक टाइप के क्या है? ब्रिक्स है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि बिल्डिंग है या कोई भी आपकी वॉल है, वो किससे मिलकर बनी है? ब्रिक्स से मिलकर बनी है। उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ब्रिक्स है। इसी तरीके से कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी मैटर, कैसा भी मैटर है, मैटर तो पता है ना सबको क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब ये मत कह देना कि फीलिंग जो है एटम से बना है। फीलिंग मैटर नहीं है, ओके। फीलिंग इज नॉट अ मैटर। जैसे कि एंगर है, एंगर एटम से नहीं बना है। क्यों? क्योंकि एंगर जो है मैटर नहीं है। अब एंगर मैटर नहीं है तो वो एटम से बना ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनी मैटर, कोई भी मैटर है अगर, तो वो किससे बना है? हमारा एटम से बना है। तो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, ठीक है। अब अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करें, किसकी बात करें? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करें, तो बेसिकली जैसे कि हम क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शन देखते हैं, है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट लेते हैं? एटम्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि C+O2 gives you CO, है ना। जैसे कि एक रिएक्शन है, C+O2 gives you CO2। तो कार्बन का एक एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने? 2 एटम मिलके क्या बना रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या होता है हमारा? मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। इसी में एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब एटम्स मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 1 एटम कार्बन का और 2 एटम्स ऑक्सीजन के मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बेसिकली जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें एक्चुअली में कौन रिएक्ट करते हैं? एटम्स रिएक्ट करते हैं।
तो क्या कह सकते हैं हम, according to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an atom which takes part in chemical reaction. ठीक है, और एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उसको आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उसको आप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी, जैसे आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, है ना, तो सेल हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, बट एटम नहीं देख सकते। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा सेल है, हाँ, अब ये सेल भी जो है ये क्या है, आपका एक सेल है, सेल, तो इट इज मेड अप ऑफ मैनी एटम्स। सेल खुद कई सारे एटम्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो जो सेल है वो हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट एटम्स जो हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी पावरफुल माइक्रोस्कोप का भी यूज करके हम नहीं देख सकते। तो व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल, atoms are very small and cannot be seen even through very powerful microscope, ठीक है। जो एटम का रेडियस है, एटम का जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है वो किसमें मेजर होता है, नैनोमीटर में। किसमें, नैनोमीटर में, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 nm, 1 nm मतलब कि 1 नैनोमीटर, और ये कितने मीटर्स के बराबर होता है, 10 to the power -9 मीटर। सोचिए कितना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 to the power -9 मीटर के बराबर होता है। जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है, जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है वो 10 to the power -10 मीटर के बराबर होता है, उसका रेडियस। हाइड्रोजन एटम का रेडियस 10 to the power -10 मीटर के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल ले लें, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, H2O, तो इसका जो रेडियस होता है वो 10 to the power -9 मीटर होता है। वाटर के मॉलिक्यूल का रेडियस 10 to the power -9 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है ना, तो हीमोग्लोबिन का अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें तो उसका रेडियस 10 to the power -8 मीटर होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का शो होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 10 to the power -8 मीटर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इतने छोटे हैं कि इनको जनरली हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम 10 to the power -10 मीटर है, इनको हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, थोड़ा बहुत एटम के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे इनके सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल की, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंबल्स। तो जो सबसे पहले जिन्होंने सिंबल्स के बारे में बात की थी वो कौन थे, डाल्टन। कौन थे हमारे, डाल्टन। तो जब हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्या, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले जिन्होंने सिंबल प्रपोज किया था, सिंबल के बारे में बताया था, एटम्स या एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में जिन्होंने बताया था, उनका नाम क्या था, डाल्टन। उनका नाम क्या था, डाल्टन। डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे। कौन थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में बताया था। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स। अब जो उन्होंने सिंबल दिए थे
उन्होंने जो सिंबल दिए थे, हाइड्रोजन का सिंबल कैसा दिया था उन्होंने? हाइड्रोजन का सिंबल कैसा दिया था? ये किसका सिंबल था? हाइड्रोजन का। कार्बन का सिंबल कैसा दिया था उन्होंने? ये हो गया, ये शेडेड हो गया। कैसा हो गया? शेडेड। ये पूरा कैसा हो गया? शेडेड हो गया ये पूरा। ठीक है, ये पूरा पार्ट कैसा हो गया? शेडेड हो गया। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया? हाइड्रोजन का। ये पूरा शेडेड है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन का नहीं, ये कार्बन का सिंबल हो गया। फिर ऑक्सीजन का सिंबल कैसे दिया था? सिंपल, ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। किसका सिंबल हो गया? ऑक्सीजन का सिंबल हो गया ये। ठीक है, ये हमारा किसका सिंबल हो गया? ऑक्सीजन का। ये शेडेड नहीं है। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया? हमारा ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। ऐसे ही सल्फर, ऐसे ही सल्फर का सिंबल कैसा था? ये किसका सिंबल था? सल्फर का सिंबल था। तो ये हमारे कुछ ऐसे ही कई कुछ एलिमेंट्स थे जिसके सिंबल किसने दिए थे? आपके डाल्टन ने दिए थे। किसने दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, हाइड्रोजन का आप देख लीजिए, फिर कार्बन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का देख लीजिए, सल्फर का देख लीजिए। बट ये जो सिंबल्स हैं हम ये बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाए, क्योंकि अब जैसे हमें वाटर लिखना है तो क्या होता है, अभी हम कैसे लिखते हैं? H2O, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बट अगर पहले लिखना होता तो हम कैसे लिखते? ये होता ना, क्योंकि H2 तो H2 और O O, ये हमारा वाटर का सिंबल ऐसा होता। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, तो डाल्टन के बाद कौन से साइंटिस्ट है? ब्रेजिलियस। कौन है आपके? ब्रेजिलियस है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? जो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो 2 लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने लेटर से? 2 लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर। और सेकंड क्या रहेगा? स्मॉल। ठीक है, तो 2 लेटर से आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कहीं कहीं हम 1 लेटर का भी यूज करते हैं। किसी एलिमेंट के सिंबल में हम 1 लेटर का यूज करते हैं और किसी एलिमेंट के सिंबल में हम 2 लेटर का यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल में हम क्या 2 लेटर्स का यूज करेंगे। पहला क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये लिख रहे थे सिंबल्स, तो इसमें क्या आईयूपैक नेम बोला गया इनको। आईयूपैक क्यों बोला गया? ये एक थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या इसको हमने क्या बोला? आईयूपैक। जो इंटरनेशनल, एक सेकेंड, क्या था ये? IUPAC। ठीक है, क्या था आपका ये? इंटरनेशनल यूनियन क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने अप्रूव किया नेम, इन्होंने नेम्स अप्रूव किए और इन्होंने ही सिंबल भी अप्रूव किए थे। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या बताया? H बताया। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या बताया? कैपिटल A फिर स्मॉल l। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल क्या बताया? कैपिटल C स्मॉल l। जिंक का सिंबल क्या बताया? कैपिटल Z स्मॉल n। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन का इन्होंने H ले लिया, एल्युमिनियम का Al ले लिया, क्लोरीन का C और L ले लिया, जिंक का Z और N ले लिया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सिंबल्स बताए। ठीक है, उसी नेम में से फर्स्ट लेटर एक उठा लिया और एक सेकंड या थर्ड लेटर उठा लिया। अब आप देखेंगे जहां भी
तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और सेकंड लेटर जो है वो क्या है, स्मॉल है। सेकंड लेटर जो है वो आपका स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा वो था, एक ट्विस्ट था। अब ये ट्विस्ट क्या था, जैसे कि आप सोडियम का सिंबल देखेंगे, सोडियम का, अगर आप सोडियम का सिंबल देखें SODIUM, अब आप सोचेंगे SO या SD, बट सोडियम का सिंबल क्या था, कैपिटल N स्मॉल a, क्या था, कैपिटल N स्मॉल a। अब सोडियम का नाम तो सोडियम है बट उसमें S तो कहीं था ही नहीं, उन्होंने क्या लिया, Na लिया। क्यों लिया, इसका सिंबल इसके लैटिन नेम से ड्राइव किया था, जो कि इसका लैटिन नेम क्या था, नेट्रियम। क्या था इसका लैटिन नेम, नेट्रियम से इसका सिंबल हमने ड्राइव किया था। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से ड्राइव हुआ है। जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि हम बात करेंगे पोटेशियम की, तो इसका सिंबल क्या था, P नहीं था, K था। क्यों, क्योंकि ये कहां से ड्राइव हुआ है, कैलियम से ड्राइव हुआ है। कहां से ड्राइव हुआ है, इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम, KALIUM। इसीलिए पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया, K हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल है आयरन, एक एग्जांपल हमारा क्या है, आयरन, ठीक है, IRON। आयरन का सिंबल क्या था, Fe। आयरन का सिंबल क्या था, Fe था। क्यों, क्योंकि ये कहां से ड्राइव हुआ है, फेरम, इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम है, ठीक है, FERRUM, इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम है। तो ये कुछ सिंबल्स हमने लिखे हैं, वी हैव रिटन सम सिंबल्स। देखिए हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक, इनका जो सिंबल है ये इनके स्टैंडर्ड नेम से है, जो अभी इनका नाम है उसी के हिसाब से इनके सिंबल्स हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ऐसे ही आपका सिल्वर का Ag होता है, आर्जिनेट से होता है, ठीक है। अच्छा, लेड का Pb होता है। तो ये जो सिंबल्स हैं जो उनके नेम से अलग हैं, मतलब कि देखिए सोडियम का Na, क्योंकि नाइट्रियम से बना है, ठीक है, लैटिन नेम। पोटेशियम का K, यहाँ पे K कहीं है नहीं, क्यों K आया, कैलियम की वजह से। आयरन का Fe, आयरन में F कहीं है नहीं, Fe क्यों आया, फेरम की वजह से। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो सिंबल है वो कहां से आया है, इनके लैटिन नेम से आया है। कहां से आया है, लैटिन नेम से आया है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई, सिंबल्स की बात हो गई, ठीक है। तो हम समझ गए एटम्स क्या हैं, और जो एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये जो सिंबल्स हैं ये हमारी लिस्ट दी हुई है, ये हमें सारे याद करने पड़ेंगे। जैसे सल्फर का S होता है, नाइट्रोजन का N होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, कोबाल्ट का CO होता है, नियॉन का Ne होता है, ठीक है, एरागन का Ar होता है, गोल्ड का Au होता है, ठीक है, टिन का Sn होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट को हम सिंबॉलिक टाइप से पढ़ते हैं। क्यों सिंबल्स में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनका पढ़ना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, क्या, जैसे हमें एक रिएक्शन लिखनी है, क्या, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, अब ये थोड़ा मुश्किल है। अगर हम नाइट्रोजन गैस को N2, हाइड्रोजन गैस को H2 और ये अमोनिया, अब ये लिखना आपके लिए क्या है, फिजिबल है, बट ये लिखना उतना फिजिबल नहीं है। और ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन हो गई, ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन हो गई, ठीक है। सपोज हमें एक होता है, जैसे कि मान लो लिखना है, डेकेन लिखना है, ठीक है। तो डेकेन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, और इन सब में क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ठीक है।
तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड हमने दिखा दिए उसके सारे कि कैसे ये बना हुआ है आपका डेकेन। तो ये बेसिकली जो हम डेकेन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं C10 एंड H22, C10 H22, ये क्या हो गया हमारा डेकेन हो गया। तो सिंबल के फॉर्म में लिखना आसान होता है, वरना पूरा लिखेंगे आप कार्बन फिर आप लिखेंगे हाइड्रोजन, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोई भी चीज किस फॉर्म में पढ़ते हैं उनके सिंबल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक मास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो व्हेन वी आर सेइंग एटॉमिक मास, व्हेन वी आर सेइंग एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ वन एटम। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या? मास ऑफ वन एटम, mass of one atom of any element, mass of one atom of any element is its atomic mass, is its atomic mass। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या होगा? उसका एटॉमिक मास होगा, किसी भी एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया। कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। नाइट्रोजन के एक एटम का मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया। और सबका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, सबका एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 1961 में, कब? 1961 में आईयूपैक ने एटॉमिक मास की एक यूनिट डिफाइन की, उसे हम क्या बोलते हैं? AMU, या फिर से हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको केवल U से रिप्रेजेंट करते हैं। U का मतलब यूनिफाइड भी होता है, यूनिफाइड। तो किसी भी एक एटम का मास, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाँ, अब हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1U, या फिर क्या लिख सकते हैं? 1 AMU। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या हो गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1U, या 1 यूनिफाइड, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास हमारा क्या हो गया? 1U हो गया। क्या हो गया? 1U, या फिर वी कैन कॉल इट 1 यूनिफाइड। और ये किसने अप्रूव किया था या किसने एक्सेप्ट किया था? 1961 में आईयूपैक ने, ठीक है। आईयूपैक आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका AMU। अच्छा, अब क्वेश्चन इज 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU किसके बराबर होता है, ठीक है। तो जब हमने सबसे पहले जब हमने मास मेजर किया तो हमने किसको लेके चले? हम लोग कार्बन को लेके चले। किसको लेके चले हम लोग? कार्बन को लेके चले। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन? क्यों हम कार्बन को लेके क्यों चल रहे थे? क्योंकि जो कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा वर्साटाइल एलिमेंट है। कार्बन क्या है? मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट। मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट का मतलब क्या? ये हर चीज में पाया जाता है, लगभग
हमारे हेयर में कार्बन है, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उसमें कार्बन है, जो बुक हम रीड करते हैं उसमें कार्बन है, जो हमारा ब्लड है उसमें कार्बन है, ट्रीज में कार्बन है, मतलब फूड में भी कार्बन है, हर चीज में लगभग कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या देखा कि कार्बन जो है हर जगह प्रेजेंट होता है, तो हमने क्या बोला 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1/12 the mass of C12 एटम, कार्बन C12, ठीक है। C12 एटम का 1/12 किसके बराबर होता है? 1 यूनिफाइड के बराबर होता है। अब C12 क्या है? C12 क्या है? ये क्या है? कार्बन एटम with atomic mass 12 यूनिफाइड या फिर 12 AMU, ठीक है। C12 क्या है? कार्बन एटम with mass 12 यूनिफाइड, कार्बन एटम with mass, ठीक है। C12 हमारा क्या है? कार्बन एटम विद मास 12 यूनिफाइड। ये जो है ये एक आइसोटोप है। ये क्या है? एक आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 1 AMU क्या हो गया? 1 atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of atom C12. क्या? 1 atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of atom of C12, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 यूनिफाइड या फिर 1 AMU is equal to 1/12 into mass of 1 atom, mass of 1 atom of C12, ये हमारा क्या होता है? 1 यूनिफाइड होता है, ठीक है। और इसको अगर आपको ग्राम में लिखना है, क्या लिखना है? ग्राम में। तो 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ठीक है। 1 यूनिफाइड किसके बराबर होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. 1 unified is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ठीक है। अब अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मास होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 यूनिफाइड, या फिर हम AMU में 1 AMU लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है? 16 यूनिफाइड। कार्बन का जो हम पढ़ रहे हैं 12 यूनिफाइड, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 यूनिफाइड। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 यूनिफाइड होता है, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? Ca, कैल्शियम का कितना होता है? 40 यूनिफाइड। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 यूनिफाइड। तो ऐसे हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ऑक्सीजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन का, कैल्शियम का 40 यूनिफाइड, क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड। अब अगर आपको इसको मास में कन्वर्ट करना है, सॉरी केजी में कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.67 into 10 to the power minus 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम्स में या फिर केजी में निकालना है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 यूनिफाइड। तो ये केजी में कितना हो जाएगा? 16 into 1.67 into 10 to the power minus 27, 10 to the power minus 27 kg, ये आपका हो जाएगा,
तो इसकी वैल्यू आपकी लगभग कितनी आएगी? इसकी वैल्यू लगभग आएगी 25.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास केजी में कितना होता है? 25.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में? एटॉमिक मासेस के बारे में हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की बात करेंगे, इन सारी चीजों की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।